Hello guys, I welcome you all to my channel Escalate Academy, Educating India in a Lucid Way। मेरा नाम है अमित वर्मा और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसे कि हम लोग लास्ट ईयर में के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन में, हम वो सभी टॉपिक वो सब डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स का कर लिया है। अब हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स बचा हुआ है, तो हम इसको भी आज से हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स पे। और मैं हूं अमित वर्मा, और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ये मेरा फेसबुक नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरी फेसबुक आईडी है। आप मुझसे कहीं पे भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं स्टेट फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, ये आप सभी को पता होगा कि जब किसी भी पाइप में, ठीक है, एक तरफ से फ्लो आया और दूसरी तरफ से एग्जिट हुआ, यानी कि यहाँ से पानी एंटर किया और यहाँ से पानी एग्जिट किया, तो जितना मास रेट ऑफ वाटर यहाँ से एंटर करेगा उतना ही मास रेट ऑफ वाटर यहाँ से एग्जिट भी करेगा। ठीक है, तो यानी कि मास, जितना पानी यहाँ से एंटर किया, मास रेट ऑफ फ्लो यानी कि कितना होगा, ρ1 A1 V1, और जहाँ से जितना जाएगा कितना हुआ, ये हो गया ρ2 A2 एंड V2, वेयर ρ1 एंड ρ2 आर द डेंसिटीज ऑफ वाटर। ए क्या है, यहाँ का एरिया इस पॉइंट का A1 और यहाँ का एरिया A2। पानी जिस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, यहाँ की वेलोसिटी हो गई V1 इस पॉइंट की, और यहाँ की वेलोसिटी हो गई V2। यानी कि मास रेट ऑफ फ्लो कितना हुआ, रो A1 इंटू V1। एंटर कर रहा है इतना पानी और इतना पानी यहाँ से इस पाइप से एग्जिट कर रहा है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल होगा। अगर हम डेंसिटी सेम रखें, यानी कि ρ1 इज इक्वल टू ρ2, डेंसिटी सेम रखें, तो यानी कि क्या होगा, ρ1 A1 V1 इज शुड बी इक्वल टू ρ2 A2 V2। अब डेंसिटी सेम है पानी की, ρ1 इज इक्वल टू ρ2, सो ρ1 ρ2 1 और ρ2 कट गया, क्या बचा, A1 और V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो यही जो इक्वेशन होती है ये हमारी कहलाती है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो करेक्ट आंसर विल बी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे A2 में नहीं लिखा हुआ है, तो हेंस यहाँ पे A2 लिख देते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ फ्लो थ्रू अ लॉन्ग पाइप एट अ कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड। अगर किसी भी लॉन्ग पाइप में फ्लो हो रहा है तो क्या कहते हैं उसको, इसको कहते हैं स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। और स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, ऐसा फ्लो जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस उसकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती। यानी कि जो इस पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होंगी। हेंस तो करेक्ट आंसर विल बी ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अ फ्लोटिंग बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि हम मान लीजिए कोई भी बॉडी पानी में फ्लोट कर रही है, ठीक है, अगर हम उसे हल्का सा भी एक प्रेशर देंगे या टिल्ट करेंगे, कोशिश करेंगे, तो वो अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब वो जब वो अपनी जो इक्विलिब्रियम कंडीशन उसने अचीव की हुई है उससे हल्का सा भी शिफ्ट कर गया, यानी कि जो उसकी जो पॉइंट है, उसका जो सेंटर ऑफ बॉयंसी एक्ट कर रही है, जो पानी की जो उस पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, वो हल्का सा शिफ्ट हो जाएगी। तो अब क्या होती है, पहले देख लेते हैं हम ये मेटा सेंटर क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कौन कौन सी इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले देखते हैं मेटा सेंटर क्या होता है। मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, इसको हमने, ये इसका बॉडी का एक्सिस है, और ये अब हमें पता है ये जो फोर्स ऑफ बॉइंट होती है हमेशा ऊपर लगती है। ठीक है, तो बॉइंट फोर्स हमेशा ऊपर इस तरीके से लगेगी। मान लीजिए पॉइंट है, इस पर बॉइंट फोर्स इस तरीके से लगेगी, और अगर हमने इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया तो ये इस तरीके से कुछ टिल्ट हो गई। ठीक है, इस तरीके से बॉडी हमारी टिल्ट हो गई, तो ये इसका पॉइंट ऑफ, ये बॉडी का एक्सिस है। अब जब ये टिल्ट हुई, इस पर फोर्स लगा या हमने इस बॉडी को डिस्टर्ब किया, तो इस पर जो बॉयंट फोर्स होगा वो भी चेंज हो जाएगा। यानी कि बॉयंट फोर्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका लाइन हो जाएगा। अब जिस पॉइंट पर बॉयंट फोर्स और ये जो एक्सिस ऑफ बॉडी है ये मीट करेगी, ये कहलाता है मेटा
सेंटर इसका, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज मेटा सेंटर। और मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, जो CG है जहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस मेटा सेंटर की जो दूरी होती है वो दूरी कहलाती है मेटासेंट्रिक हाइट, ठीक है। तो अब मेटासेंट्रिक हमें मेटासेंटर पता चल गया क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट पता चल गई क्या होती है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशंस हमारे पास होती हैं। सबसे पहले आपके पास हमारे पास होती हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, हमें पता है जो बॉयंट फोर्स होती है हमेशा ऊपर लगती है, यानी कि बॉयंट फोर्स हमेशा ऊपर लगेगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है। तो ये आपका हो गया बॉयंट फोर्स और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यानी कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है हमेशा नीचे ही लगेगा, यानी कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो CG होगी हमेशा नीचे होगी और मेटा सेंटर हमेशा ऊपर होगा, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन है हमारे पास अनस्टेबल। अनस्टेबल में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो ऊपर लगेगी और मेटा सेंटर नीचे होगा, ठीक है। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होगी और मेटा सेंटर नीचे होगा। और तीसरी कंडीशन आती है हमारे पास एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, व्हेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड्स विद मेटा सेंटर। तो ये 3 कंडीशंस हमारे पास होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, व्हेन इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज 0, व्हेन द मेटासेंटर इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने क्या बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे रहेगा, मेटासेंटर हमेशा ऊपर रहेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछा गया है, हेंस बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, व्हेन द मेटासेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटासेंटर नीचे होगा तो क्या होगा, ये कंडीशन आपकी अनस्टेबल हो जाएगी, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या था, व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ बॉयंसी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो सेंटर ऑफ बॉयंसी होगी तो भी ये फॉलो नहीं करेगा, हेंस करेक्ट आंसर विल बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। और गाइस प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब, हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत ही मेहनत से हमने वीडियो बनाया आपके लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लॉस ऑफ हेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ पाइप इज। अब पाइप है, पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक कंटिन्यूस पाइप है और कुछ पाइप है जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, पानी यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा, तो हर जगह कुछ ना कुछ लॉस होगा पानी का। भले ही पानी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से एक छोटे पाइप में जा रहा है तो यहाँ पे भी कुछ लॉस ऑफ हेड होगा और यहाँ पे भी कुछ पानी में हेड लॉस होगा। तो यहाँ पे जो एंट्रेंस पे पाइप के लॉस होता है दैट इज इक्वल टू 0.5 v²/2g। तो करेक्ट आंसर विल बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, in a steady laminar flow of a liquid through a circular pipe of internal diameter d carrying a constant discharge, the hydraulic gradient is inversely proportional to। अब देख लेते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है। सबसे पहले हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड, ठीक है। डेटम हेड ऑलमोस्ट हम Z से इंडिकेट करते हैं और P इज द प्रेशर हेड, P/W इज द प्रेशर हेड। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ये होती है। और सेकेंड लाइन होती है टोटल एनर्जी लाइन। टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है, इट इज़ द सम ऑफ प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड प्लस डेटम हेड। वेलोसिटी हेड क्या होता है, v²/2g और दिस इज P/W या P/ρg भी आप कह सकते हो। तो ये आपकी हो गई टोटल एनर्जी लाइन और ये आपकी हो गई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमेशा टोटल एनर्जी लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है। सेकेंड, अगर लैमिनार फ्लो है, अगर आपका लैमिनार फ्लो है तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। और अगर रफ टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, अगर रफ टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो रफ टर्बुलेंट फ्लो है तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। तो अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है ये देख लें, इट इज़ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस del P अपॉन del Z इज इक्वल टू 8 μu bar अपॉन
आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 32 म्यू यू बार अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका हेंस तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इस यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है डेल पी अपॉन डेल जेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर विल बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, इफ द डायमीटर ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड द कैपिलरी राइज विल बी। अब इसमें हमें क्या करना है कि कैपिलरी ट्यूब का अगर कैपिलरी राइज में क्या हो रहा है कि अगर हम कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर को डबल कर दें तो कैपिलरी राइज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कैपिलरी की इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो क्या होती है इक्वेशन, H इज इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये 6 नहीं है, ये सिग्मा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर हम H को डबल कर देंगे तो कैपिलरी राइज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू D2 अपॉन D1। ठीक है, तो अब अगर D2 H2 निकालना है हमें तो H2 कैसे निकालेंगे, D2 अपॉन दिस विल बी D1। ठीक है, यहाँ पे D1 होगा, ये D2 होगा, तो H2 विल बी इक्वल टू D1 अपॉन D2 इंटू H1। ठीक है, तो कितना हुआ, H1 इंटू D1 अपॉन D2। तो यानी कि जब कभी भी हम डायमीटर को डबल कर देंगे, तो अगर हमने डायमीटर को डबल कर दिया तो HC2 के क्या फ़र्क पड़ेगा, इट विल बिकम हाफ ऑफ H1। यह H2 है, हमने इसको डबल कर दिया। ठीक है, तो इट विल बिकम हाफ ऑफ H1, हेंस H2 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ H1। तो करेक्ट आंसर विल बी, इट विल बिकम हाफ, दैट इज C इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, in a laminar flow through a circular pipe of diameter 20 cm the maximum velocity is found to be 1 meter per second। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 1 मीटर पर सेकेंड, और सर्कुलर पाइप का डायमीटर कितना है, 20 सेकेंड का। देन द वेलोसिटी एट अ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पाइप। यानी कि अगर ये हमारा पाइप है इस तरीके से, तो इस पाइप का एक्सिस, ये पाइप का एक्सिस हो गया, तो इस एक्सिस से 5 सेंटीमीटर के रेडियल डिस्टेंस पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, as we know that u is equal to 1 upon u is equal to minus 1 by 4 mu del p upon del x is equal to कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो अब u मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, जब r की वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि जब रेडियल डिस्टेंस हमारा 0 होगा, यानी कि कहाँ पर, एट दिस पॉइंट, यानी कि सेंटर पे। अब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस पाइप का कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ये है, तो इस तरीके से वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी कि बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी और एंड्स पर वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब बीच में होगी, तो बीच में कब, जब रेडियल डिस्टेंस 0 होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी अचीव होगी। तो उसमें क्या करते हैं, तो अब हम अगर r की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, सो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम माइनस 1 बाय 4 म्यू डेल p अपॉन डेल x इंटू कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड देख लेते हैं। तो u मैक्सिमम कितना होगा इसमें, ये हमारा u मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब u अपॉन u मैक्सिमम, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई और ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। और अगर हम डिवाइड कर दें u अपॉन u मैक्सिमम कर दें तो कितना आएगा, कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब यहाँ पे हम r की वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें तो हमारा वैल्यू आंसर पता चल जाएगा। तो कैपिटल R कितने पे फाइंड करना है, 0.10 होल स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर अपॉन 0.10 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हुआ, इट विल बी इक्वल टू 0.75 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमको दे रखी कितनी, 1 मीटर पर सेकेंड, तो इनटू
यू मैक्सिमम करेंगे तो यू मैक्सिमम इंटू 1 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमारा आंसर आएगा 0.75 मीटर पर सेकेंड। हेंस करेक्ट आंसर विल बी सी इज द राइट आंसर, दैट इज 0.75 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी एट अ रेडियल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द पाइप। ठीक है, अगला देखते हैं। The depth of flow for maximum velocity in a circular channel section with diameter is equal to 1.5 मीटर। क्या दे रखा है? डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डेप्थ ऑफ फ्लो सर्कुलर चैनल में जब डायमीटर 1.5 मीटर कितना होगा, तो हमें पता है y शुड बी इक्वल टू 0.81 d। ठीक है, डायमीटर हमको कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। ठीक है, तो डायमीटर 1.5 दे रखा है, जो तो अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे 0.81 इंटू 1.5 तो करेक्ट आंसर विल बी, आंसर आएगा 1.215 मीटर। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वाटर हैमर डिपेंड्स अपॉन, जो वाटर हैमर सभी को पता होता है क्या होता है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? ये लेंथ ऑफ पाइप पे भी डिपेंड करेगा, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइप मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा, स्पीड एट विच वाल्व इज क्लोज्ड, किस स्पीड पर वाल्व क्लोज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा। हेंस ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जिनको वाटर हैमर प्रेशर नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ क्या होता है कि जब कभी भी पाइप में, मान लीजिए ये इस तरीके का आपके पास पाइप है, ठीक है, ये और यहाँ पे आपका वाल्व, क्लोजिंग वाल्व लगा हुआ है, तो पानी यहाँ से डिस्चार्ज हुआ, यहाँ से आ रहा है पानी। अगर आपने सडनली इस वाल्व को क्लोज किया, ठीक है, आपने सडनली इस वाल्व को क्लोज किया तो जो पानी इससे टकरा करके वापस अपनी जगह पर जाएगा, मतलब वापस इस पाइपलाइन में वापस जाने लगेगा। जब भी टकराएगा तो उसमें कुछ हैमरिंग सी नॉइज़ होगी। ठीक है, तो वही चीज़ कहलाती है वाटर हैमर प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है वाटर हैमर, और इसके लिए आपके प्रॉपर लेंथ, पाइप का लेंथ कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा, और पाइप का मटेरियल कैसा है, इलास्टिक है या नहीं, उस पर भी डिपेंड करेगा, और जिस स्पीड पे हम क्लोज कर रहे हैं वाल्व को, अगर वाल्व को हम धीरे से क्लोज कर रहे हैं तो वाटर हैमर कम होगा, तेज़ एकदम से कर दिया तो वाटर हैमर ज़्यादा, रिलीफ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है ये चीज़। ठीक है, वाटर हैमर। अगला देखते हैं। यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इन एमके सिस्टम यूनिट इज, कितना होता है? डायनामिक विस्कोसिटी इन एमके सिस्टम होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये रटने वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। अ फ्लूइड हुज विस्कोसिटी डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन। ठीक है, ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है एज द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन और शियर स्ट्रेन, तो ऐसा फ्लूइड कहलाता है न्यूटोनियन फ्लूइड। हमने न्यूटोनियन लॉ पढ़ी थी, क्या होती है? ताऊ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। ऐसे फ्लूइड जो इस लॉ को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड। तो करेक्ट आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी द फ्लो इज कॉल्ड एज। मैक नंबर हम देख लेते क्या है पहले। अगर मैक नंबर 1 से कम है तो सबसोनिक करंट फ्लो होगा, इक्वल टू 1 है तो सोनिक होगा, और अगर 1 से लेकर 5 के बीच में है तो सुपरसोनिक होगा, और अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है तो इट विल बी हाइपरसोनिक। तो और क्या होता है? मैक नंबर इज इक्वल टू वी अपॉन सी, दैट इज वी इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, और सी इज द स्पीड ऑफ साउंड इन दैट फ्लूइड। ठीक है, तो वी बाई सी इज द मैक नंबर। तो हेंस करेक्ट आंसर विल बी व्हाट? मैक नंबर। अगर लेस देन यूनिटी है तो इट इज कॉल्ड, क्या कहलाते थे? अगर यूनिटी से कम है तो इट विल बी कॉल्ड एज सबसोनिक। हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी फील्ड रिप्रेजेंट्स अ पॉसिबल फ्लूइड फ्लो। हमें पता है फ्लूइड फ्लो तभी होगा जब हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है? रो। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज इक्वल टू डेल यू बाय रो, इट्स नॉट रो, इट्स डेल यू बाय डेल एक्स इज प्लस डेल वी बाय डेल वाई इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में जो हमारी इक्वेशन होगी ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, और अगर डेल यू बाय डेल एक्स हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू बाय डेल एक्स कितना आएगा? 1, और डेल वी बाय डेल वाई कितना आएगा? 1, तो यानी कि ये 2 हो जाएगा। हेंस यहाँ पर फ्लो होगा क्योंकि ये इक्वल टू 0
नहीं है। तो सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं डेल एक्स में तो कितना आएगा 2x, और ये कितना आएगा +2y, तो यानी कि ये भी नहीं वेरी करेगी। और इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसको करने पर भी हमारा 0 नहीं आंसर आएगा। अगर डी करते हैं तो इट विल बी डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा 1, और डेल बी बाई डेल वाई कितना होगा -1, तो 1 -1 कटा कितना आया 0। हैंस इस डी वाले कंडीशन में ऑप्शन में हमारा फ्लूइड फ्लो पॉसिबल होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हैंस डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गाइस फिर से मैं याद दिला दूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर चैनल को ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन ऑफ अ चैनल। मोस्ट एफिशिएंट चैनल कौन सा सेक्शन होता है, दिस इज ट्रेपेजॉइडल चैनल इज द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, अ नोजल प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द वाटर पाइपलाइन डिस्चार्जेस वाटर एट। अगर हम नोजल पुट कर देते हैं पाइप के एंड पे तो इट विल डिस्चार्ज एट अ हाई वेलोसिटी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन वी नो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, तो A2 विल बी हाउ मच A1 इंटू V1 अपॉन V2, ठीक है। तो यानी कि वेलोसिटी अगर हम देख लें तो वेलोसिटी V2 विल बी इक्वल टू V1 A1 अपॉन V2, यानी कि कहने का मतलब ये है अगर हम एरिया को बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर एरिया को कम करेंगे तो वेलोसिटी हमारी बढ़ जाएगी। जो भी फ्लूइड उस पानी से जो भी पानी या फ्लूइड उस पाइप से फ्लो हो रहा है, तो हेंस इट विल बी डिस्चार्ज वाटर एट अ हाई वेलोसिटी। अगला देखते हैं, क्योंकि नोजल का डायमीटर छोटा होता है, तो नोजल का डायमीटर छोटा होगा तो यानी कि जो पानी या फ्लूइड उस नोजल से फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी हाई होगी। अगला देखते हैं, एन इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्विपोटेंशियल लाइन क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन की कोई भी वेलोसिटी इट डज नॉट हैज़ एनी वेलोसिटी कंपोनेंट टेंजेंट टू इट। अगर कोई भी इक्विपोटेंशियल लाइन है तो इसके टेंजेंशियली कोई भी वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होगा। हेंस सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स क्या होता है। पहले देख लेते हैं, सबसे पहले आता है रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। फिर फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन, दिस इज नॉट एफ विस्कस, दिस इज द ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू एफ अंडर रूट ऑफ एफ इनर्शिया अपॉन ग्रेविटी फोर्स। यूलर्स नंबर एफ अंडर रूट ऑफ एफ इनर्शिया अपॉन प्रेशर फोर्स। वेबर नंबर, फिर मैक नंबर हम पढ़ चुके हैं, और हमने फिर वेबर नंबर क्या होता है अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन होगा, तो ये आपका वेबर नंबर कहलाएगा। हेंस करेक्ट आंसर विल बी द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स इज कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर। अगला देखते हैं, इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर चैनल इज वन विच हैज़ हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू, तो हाइड्रोलिक रेडियस फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए होता है y/2, और दिस इज फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। और अगर हमारा ट्रेपेजॉइडल चैनल है, इस तरीके से अगर हमारा ट्रेपेजॉइडल चैनल है तो इसके लिए भी r इज इक्वल टू y/2 होता है। और अगर हमारा ट्राइंगुलर चैनल है, कुछ इस तरीके का चैनल है, तो दिस विल बी इक्वल टू y/2√2 विल बी द हाइड्रोलिक रेडियस। हेंस फॉर रेक्टेंगुलर चैनल इट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ द डेप्थ, तो r इज इक्वल टू y/2। हेंस a इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ अ जंप इज इंडिकेटेड बाय, तो जो जंप की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या इंडिकेट करती है, अपस्ट्रीम फ्रॉड नंबर इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द जंप, ठीक है। जो अपस्ट्रीम का फ्रॉड नंबर होता है वो आपका स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है, ठीक है। सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सर्कुलेट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।